दोधारी तलवार है। एक तरफ यही उम्मीद परिवारों को लड़ने की ताकत देती है, रिसर्च को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जब बात किसी एक खास अनप्रूवन दवा की हो, तो यही उम्मीद परिवारों को ऐसे आर्थिक फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो उन्हें बर्बाद कर दें। एक ऐसे दाव के लिए जिसका नतीजा पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। स्रोत यहाँ बहुत ही संतुलित बात कह रहा है। और ये झूठी उम्मीद का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं, जहाँ जानकारी तक पहुँचना ही अपने आप में एक चुनौती है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। वैश्विक आंकड़े एक बात हैं, लेकिन भारत की जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा भयावह है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में अनुमानित 4 से 5 लाख ड्यूशेन मरीज हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 4 से 5 लाख। और इन लाखों मरीजों के लिए आज की तारीख में इलाज के नाम पर क्या उपलब्ध है? सच कहूं तो बहुत कम। कोई स्थायी इलाज नहीं है। जो कुछ नई जीन थेरेपीज दुनिया में आई हैं, उनकी कीमत 18-20 करोड़ रुपए तक है। 18 से 20 करोड़? हाँ, और वो भारत में आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। SAT 347 जैसी नई दवाएं तो अभी भी दशकों दूर हैं। ज्यादातर मरीजों के लिए इलाज का मतलब है फिजियोथेरेपी, स्टेरॉइड्स और कुछ सहायक देखभाल, जो बीमारी की रफ्तार को रोक नहीं सकती। नहीं, बस थोड़ा धीमा कर सकती हैं, जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकती हैं बस। और इन करोड़ों के इलाज का आर्थिक बोझ, ये तो ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए सोचना भी नामुमकिन है। नामुमकिन ही है। और यहीं पर हम सिर्फ एक मेडिकल समस्या से निकलकर एक सामाजिक और आर्थिक आपदा में प्रवेश करते हैं। सरकार की दुर्लभ रोग नीति है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी है कि कई मरीजों तक पूरी मदद पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि परिवार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सब कुछ बेच देते हैं। लोग जमीन बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, अपने बच्चे को बचाने की एक आखिरी कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये तो उन लोगों की बात है जो शायद शहरों में रहते हैं और जिन्हें इन नीतियों के बारे में पता भी है। ग्रामीण भारत की तस्वीर तो और भी धुंधली होगी। बहुत ज्यादा। ग्रामीण भारत में तो ये एक तरह की दोहरी मार है। पहली मार तो ये कि बीमारी का पता ही बहुत देर से चलता है। हाँ, जागरूकता ही नहीं होती। बिल्कुल। जब तक परिवार को समझ आता है कि बच्चे का बार बार गिरना सिर्फ शरारत नहीं, कोई गंभीर समस्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी मार है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और सही देखभाल की कमी। वहां जागरूकता लगभग शून्य है। तो अंत में क्या बचता है? अंत में कई परिवारों के लिए किस्मत और भगवान ही एकमात्र सहारा रह जाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो फेल हो चुका है। ये सब सुनने के बाद, इतनी निराशाजनक तस्वीर देखने के बाद, वही सवाल फिर से मन में उठता है जो स्रोत भी पूछता है, तो इन सब का असल मतलब क्या है? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? और स्रोत इसका एक बहुत ही साफ और दृढ़ जवाब देता है, नहीं। इस नहीं के पीछे का कारण है नजरिए में बदलाव। अगर हम आज की तुलना 20 साल पहले से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? 20 साल पहले डुशेन एक ऐसी बीमारी थी जिसका नाम भी लोग दबी जुबान में लेते थे। इसे एक लाइलाज अभिशाप मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता था। और आज ये एक लड़ाई है। आज FDA ट्रायल्स हो रहे हैं, जीन रिसर्च पर काम हो रहा है, रीजनरेटिव मेडिसिन जैसे नए दरवाजे खुल रहे हैं। बातचीत किस्मत से हटकर इलाज ढूंढने पर आ गई है। और ये बदलाव सिर्फ पश्चिम में नहीं है। नहीं, भारत में भी धीमी ही सही, पर एक हलचल शुरू हुई है। किस तरह की हलचल? जमीन पर क्या बदल रहा है? कई चीजें। अब मरीजों के परिवार चुप नहीं हैं, वो संगठित हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई NGOs इन परिवारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें सही जानकारी और सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिक समुदाय में भी अब इस पर रिसर्च करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। और सबसे अहम बात, सरकारी नीति चाहे कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, उसने कम से कम इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार तो किया है। एक ढांचा तो बना है जिस पर भविष्य में काम हो सकता है। तो मतलब यह है कि लड़ाई भले ही बहुत धीमी और थका देने वाली है, लेकिन ये रुकी भी नहीं है। ये एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, इसमें लहरें उठ रही हैं। बिल्कुल। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर एक ट्रायल, हर एक रिसर्च पेपर, जागरूक हुआ हर एक परिवार इस लड़ाई को इंच दर इंच आगे बढ़ा रहा है। हमारे स्रोत के आखिर में एक बात है जो इस पूरी कहानी का असली निचोड़ है, जो इस पूरी चर्चा को एक साथ बांध देती है। हाँ, वो पंक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। ड्यूशेन सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये छोटे शरीरों के अंदर एक मूक युद्ध है। ये माता पिता के रोज के आंसू हैं। ये बचपन है जो हमेशा के लिए रुक गया है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि दुनिया को सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, यहाँ ठोस कदमों की जरूरत है। तो वो ठोस कदम क्या हैं? अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो असल में किस चीज को बदलने की जरूरत है? देखिए, स्रोत असल में ये तर्क दे रहा है कि समस्या सिर्फ इलाज की कमी नहीं है,
ये पूरे इकोसिस्टम की नाकामी है। सबसे पहले चाहिए जागरूकता, बिल्कुल। क्योंकि जब तक लोग इस बीमारी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक बदलाव की मांग नहीं उठेगी। जागरूकता से आती है रिसर्च के लिए गंभीर फंडिंग। फंडिंग से रिसर्च आगे बढ़ती है, और रिसर्च अगर सही नीति और करुणा के साथ आगे बढ़े तो ऐसे इलाज तक पहुंचती है जो आम आदमी की पहुंच में हो। और अभी भारत के संदर्भ में इस चेन की हर कड़ी कमजोर है। बिल्कुल, ये एक इकोसिस्टम की समस्या है, और इस इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए मजबूत सरकारी कार्रवाई और मानवीय करुणा की जरूरत है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्रोत हमें एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट चेतावनी के साथ छोड़ता है। वो कहता है अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और बच्चा शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक हकीकत है। चुप्पी इस बीमारी की सबसे बड़ी दोस्त है। और यहीं पे मैं एक आखिरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसे दुनिया में जो चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रही है, जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है, इन खामोश लड़ाइयों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारी तरक्की तब तक अधूरी नहीं है जब तक हम इन बच्चों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं?